Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. हम कर रहे थे अपनी यूनिट 11 जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उसके बाद हमने होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वहां से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है या इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है। अभी तक हम कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें हम एक टर्म ले लेते हैं z। तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो इसको करते थे x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y कांस्टेंट। एंड अलग से इसका डिफरेंशिएशन करते थे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन z को y के रिस्पेक्ट में, वहां पे हम करते थे कीपिंग x कांस्टेंट। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि प्राइस की वजह से क्या चेंज आ रहा है तो हम बता सकते हैं, इनकम की वजह से क्या चेंज आ रहा है वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल चेंज कितना है तो वो हम नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि हमें सिर्फ पार्शियल चेंज निकालना आया था, टोटल डिफरेंशिएशन हमें करना ही नहीं आया था अभी तक। या फिर हम निकाल पा रहे थे क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं जब हम x को y के रिस्पेक्ट में करते हैं या फिर y के रिस्पेक्ट में किए हुए डेरिवेटिव को अगेन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये होता है हमारा क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, इसी को हम बोलते थे यंग्स थ्योरम। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, इतने में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जब हमें टोटल डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो क्या करते हैं। अब हमें ये नहीं जानना कि प्राइस की वजह से कितना चेंज हुआ है, इनकम की वजह से कितना चेंज हुआ है, या फिर लेबर की वजह से और कैपिटल की वजह से अलग अलग कितना चेंज हुआ है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब हमें देखना है टोटल चेंज कितना आ रहा है, हमें तो वो बता दो। टोटल डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा dy इज इक्वल्स टू पार्शियल dy, ये हमारा सिंपल डी है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में और नॉर्मल डिफरेंशिएशन 1 प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन अब करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हमें y में टोटल चेंज निकालना है। यहाँ पे हमने सिंपल डिफरेंशिएशन लिया है साइन, क्यों? क्योंकि हमें टोटल चेंज निकालना है, हम किसी चीज को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। और ये हमने लिया है पार्शियल का साइन, क्योंकि यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में उसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग कांस्टेंट, यानी y को हम सेम रख रहे हैं, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब x1 में चेंज आने की वजह से y में कितना चेंज आया ये हमें पता चल गया, लेकिन x1 में कितना चेंज आया है, टोटल चेंज देखने के लिए तो हमें x1 में भी देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा सिंपल चेंज, यानी चेंज इन x। और ये है हमारा अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2, और ये है हमारा चेंज इन 2। तो जब हमें टोटल चेंज निकालना है तो टोटल चेंज हम कैसे देखेंगे कि हमारा x1 की वजह से कितना चेंज आ रहा है और उसको x1 के चेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x1 के चेंज की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है और टोटल x1 में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ से हमारा टोटल चेंज निकल के आ गया x1 की वजह से, वही x2 की वजह से y पे कितना चेंज आ रहा है और टोटल x2 में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ से हमारा टोटल चेंज निकल के आ गया x2 की वजह से। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल चेंज कितना आ रहा है y में वो हमें पता चल जाएगा। ये याद रखना कि यहाँ पे हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, यहाँ पे हमारा सिंपल डेरिवेटिव का साइन है, यहाँ पे पार्शियल यहाँ पे सिंपल। तो ये हो गया टर्म जब हमें निकालनी है टोटल डिफरेंशियल। अब है कि टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे,
टोटल डेरिवेटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं z ले रही हूँ, ये फंक्शन है मेरा x का और y का, लेकिन जो ये हमारा x और y है ये दोनों फंक्शन है मेरा t का। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x ये फंक्शन है मेरा t का, y ये भी फंक्शन है मेरे t का। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो अगर अब हमें टोटल चेंज निकालना है z में, तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, y को x1 के रिस्पेक्ट में लिया, x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y को x2 से लिया, x2 के चेंज से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हमें निकालना है कि z में कितना चेंज आ रहा है t की वजह से। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो x में चेंज आया है t की वजह से, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव जो y की वजह से इनटू अब डी वाई में जो चेंज आ रहा है डी टी की वजह से। ये है हमारा सिंपल 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 डेरिवेटिव का साइन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो देखो, क्योंकि हमें z में कितना चेंज आ रहा है t की वजह से वो हमें जानना है। कोई भी चीज हमें कांस्टेंट नहीं लेनी है, टोटल चेंज हमें चेक करना है। ये है टोटल चेंज इन z ड्यू टू t, टी की वजह से कितना चेंज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का साइन है। लेकिन अब हम तो एकदम से चेंज नहीं बता सकते टोटल, हमें तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहले z का चेंज देखा x की वजह से, जब हमने y को कांस्टेंट रखा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का साइन आया है। अब हमने x में चेंज देखा है t की वजह से, क्योंकि x हमारा t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x हमारा सिर्फ t का फंक्शन है, हम यहाँ पे किसी को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं अब। ठीक है, जो x की टर्म है हमने उसको सीधा सीधा t की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल डेरिवेटिव का साइन लगेगा। अब आया है हमारा z को, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, अब हम यहाँ पे x को कांस्टेंट लेके चलेंगे और y के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे पार्शियल का साइन आया है। लेकिन y में तो t की वजह से चेंज आ रहा है सिर्फ, और किसी चीज की वजह से तो चेंज नहीं आ रहा है। तो y को t के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे। तो हमें देखना था z में चेंज t की वजह से, तो z में पहले x की वजह से चेंज कितना आया है, फिर उस x में t की वजह से कितना आया है। ऐसे ही z में y की वजह से कितना आया है और y में t की वजह से कितना आया है। अब है कि आप ये दोनों फॉर्मूले याद कैसे रखोगे, तो कुछ नहीं करना है। जब हम y के लिए देख रहे थे तो सिंपल y में x, ये वाला याद रखो कि हमें z के लिए जब हम चेक कर रहे थे t की वजह से, तो पहले z को x से कर देंगे और x को t से, ऐसे ही z को y से डिफरेंशिएट कर देंगे, y को t से। लेकिन यहाँ पे तो t वाली टर्म है ही नहीं, तो जो t वाली टर्म है वो हम यहाँ पे हटा देंगे, और बाकी जो सारा फॉर्मूला है वो आपका एज इट इज सेम है, देखो, क्योंकि यहाँ पे किसी और पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ सेम सेम है, सिर्फ t वाली टर्म है जो वो यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा y सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, x1 पे x2 पे, लेकिन यहाँ पे हमारा y जो है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा z है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा x और y खुद ही t पे डिपेंड कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब देखो, हमने ये पढ़ तो लिया, लेकिन इसका यूज क्या है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कैसे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इज इक्वल्स टू ए, लेबर की पावर अल्फा, कैपिटल की पावर 1 माइनस अल्फा, और हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला कि हमारा आउटपुट में टोटल चेंज क्या आ रहा है, दूसरा कि हमारा स्लोप क्या है IQ कर्व का। तो ये आपको इक्वेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, राइट। तो अब देखो कि हमें पहले इसमें क्या निकालना है, टोटल चेंज निकालना है। टोटल चेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारा आउटपुट किस किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा आउटपुट लेबर पे डिपेंड कर रहा है और कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है। अब हम यहाँ पे दो तरह से फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो ये देखो, क्या हमारा लेबर और कैपिटल भी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो लेबर और कैपिटल तो हमारा किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पे
क्या फॉर्मूला लगाते थे? डी क्यू फाइंड करने के लिए हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव किसका? क्यू का, लेबर के रिस्पेक्ट में, और सिंपल डीएल प्लस पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे सिंपल डी के। ठीक है, अब इस ये जो है हमारा डी क्यू अपॉन में डीएल, इसको हम एमपीएल भी बोल सकते हैं और इसको एमपीके। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम क्वांटिटी को लेबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ जाएगी, यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ये भी निकालने के लिए बोला होता तो आप खाली इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल देते, तो वो आ जाती मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और इस वाली टर्म की वैल्यू आ जाती मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो उसके लिए पहले हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाल लेते हैं, जो है हमारा चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन एल। इसका मतलब लेबर के रिस्पेक्ट में हम क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे और कैपिटल को कांस्टेंट लेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेबर के रिस्पेक्ट में, तो ए तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेबर के ऊपर जो पावर है अल्फा वो बेस में आ जाएगी, और लेबर की पावर में से 1 माइनस हो जाएगी, कैपिटल हमारा एज इट इज रहेगा। फाइन। अब देखो ये आ गई हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हमें चाहिए डी क्यू अपॉन में डी के, यानी अब हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी चाहिए। उसको कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन के। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी की जो इक्वेशन है उसको कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेबर को कांस्टेंट मानते हुए। तो ए हमारा एज इट इज आ जाएगा, कैपिटल के ऊपर पावर क्या है? 1 माइनस अल्फा, लेबर की पावर एज इट इज, कैपिटल की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने उसको जो पावर थी उसको बेस में ले लिया। अब ये जो 1 है ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 1 माइनस अल्फा, लेबर की पावर अल्फा, कैपिटल की पावर माइनस अल्फा। ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया था इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो चेंज इन क्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो थी हमारी ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? ए अल्फा लेबर अल्फा माइनस 1 कैपिटल 1 माइनस अल्फा, और मल्टीप्लाई करेंगे डीएल से, तो ये हो गया हमारा डीएल प्लस, अब लेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो ये हमारा क्या था? ए 1 माइनस अल्फा, लेबर की पावर अल्फा, कैपिटल की पावर माइनस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी के से। ठीक है, अब ये देख लो कि कोई चीज यहाँ पे कैंसिल आउट तो नहीं हो रही, दोनों ही पॉजिटिव में है तो कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं। तो ये आ गया हमारा टोटल चेंज। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में बोला था वो हमने निकाल दिया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, तो उसमें पूछा हमसे स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व आप लोगों को पता ही होगा, जो कि हमें लोकस बताता है आउटपुट का, जहाँ पे हमारा हर लेवल पे, यानी हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले इनपुट का या लेबर और कैपिटल का कोई भी कॉम्बिनेशन ले, हमारा आउटपुट जो है वो सेम ही आता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनता था? ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं लेबर, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कैपिटल, यहाँ पे 0, और ये हमारी होती है आइसोक्वेंट कर्व। ठीक है, अब इनडिफरेंस कर्व और आइसोक्वेंट कर्व में डिफरेंस कैसे पता चलता है हमें? आइसोक्वेंट कर्व हमारी वो होती है जहाँ पे यूटिलिटीज चेक करते हैं, और इनडिफरेंस कर्व हमारी वो होती है जहाँ पे यूटिलिटी चेक करते हैं, और आइसोक्वेंट कर्व वो होती है जहाँ पे हम आउटपुट चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। तो यहाँ के हर पॉइंट पे, यानी इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट होता है वो सेम होता है। सेम आउटपुट का क्या मतलब है? कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाऊं, इस पॉइंट पे आ जाऊं, इस पॉइंट पे आ जाऊं, मेरा चेंज इन आउटपुट 0 रहेगा। आप समझे मैंने क्या बोला? कि ये हर पॉइंट पे मेरा सेम आउटपुट है, यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 10 ले रहे हैं तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो अगर मैं
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आऊं तो मेरा चेंज क्या आएगा, वो तो जीरो ही रहेगा क्योंकि सेम आउटपुट है, तो चेंज इन आउटपुट मेरा जीरो ही होगा। अब अगर यहाँ से मैं स्लोप निकालती हूँ तो स्लोप का क्या मतलब होता है, चेंज इन के अपॉन में चेंज इन एल। स्लोप क्या होता है मेरा, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ डी के अपॉन में डी एल। तो या तो मैं इसको बोल सकती हूँ चेंज इन के अपॉन में चेंज इन एल, या फिर बोल सकती हूँ डी के अपॉन में डी एल। तो सेकंड हमें यहाँ से क्या निकालना था, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व निकालने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि जो टोटल चेंज आएगा वो हमारा जीरो आएगा। मैं किसी भी पॉइंट पे चली जाऊं मेरा जो चेंज निकल के आएगा वो जीरो आएगा। यानी कि अगर ये इस वाली टर्म में मैं अपना डी क्यू जीरो ले लूं तो मैं स्लोप निकाल सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि चेंज इन क्यू तो मुझे पता चल गया जीरो। तो अगर इस वैल्यू में मैं जीरो पुट कर देती हूँ यहाँ पे, डी क्यू क्या है यहाँ पे मेरा जीरो है, तो ये मेरा आ जाएगा ए अल्फा एल अल्फा माइनस वन के वन माइनस अल्फा डी एल प्लस ए वन माइनस अल्फा एल अल्फा के की पावर माइनस अल्फा और ये डी के। फाइन। इसको अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इससे लेके जाऊंगी वन माइनस अल्फा ए एज इट इज एल की पावर अल्फा के की पावर माइनस अल्फा डी के। अब आप बोलोगे कि मैं के वाली टर्म को ही लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेके गई, क्योंकि मुझे डी के अपॉन में डी एल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए के वाली टर्म को मैं इधर ले आई, एल वाली टर्म को मैं यहीं रखूंगी, तो वो रहेगी ए अल्फा एल अल्फा माइनस वन के की पावर वन माइनस अल्फा और यहाँ पे आ गया डी एल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास डी के है वो यहीं पे रहेगा और जो यहाँ पे डी एल है उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आऊंगी, और जो मेरे पास डी के साथ वाली टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड पे डिवाइड में ले आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी ए अल्फा एल की पावर अल्फा माइनस वन के की पावर वन माइनस अल्फा। ये वाली टर्म यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस वन माइनस अल्फा ए की पावर एल सॉरी ए एल की पावर अल्फा के की पावर माइनस अल्फा। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीज मैं न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकती हूँ वो मैं ऊपर लेके जाऊँ, वो मैं नीचे लेके आऊंगी, और जो जो चीज डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में ले जा सकती हूँ उसको मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो अल्फा मेरा एज इट इज रहेगा लेबर की पावर है अल्फा माइनस वन, तो ये जो डिनोमिनेटर में पावर है ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर है, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एल अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा, और के की पावर क्या है वन माइनस अल्फा। यहाँ पे के की पावर माइनस अल्फा है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस अल्फा। नीचे मेरे पास क्या बचा, माइनस वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, अल्फा लेबर की पावर माइनस वन और कैपिटल की पावर वन, यहाँ पे बचा वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब इस माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये कैपिटल की पावर वन है तो लिखो मत लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो मेरे पास चीज आई है ये आई है मेरे पास डी के अपॉन में डी एल, और मैंने बोला था कि स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी के अपॉन में डी एल, क्योंकि अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होता है, मेरा स्लोप होता है। ऐसे ही यहाँ पे डी के अपॉन में डी एल क्या होगा, मेरा स्लोप हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, मेरा स्लोप ऑफ आई क्यू कर्व। सेम चीज मेरी यूटिलिटी के लिए होती है, तो अब एक क्वेश्चन यूटिलिटी का भी कर ही लेते हैं। यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, यूटिलिटी मेरी डिपेंड कर रही है एक्स पे और वाई पे।
फंक्शन दिया हुआ है x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, और यहाँ से हमें दो चीज निकाली है, पहली टोटल चेंज निकालना है यूटिलिटी में, और सेकंड स्लोप निकालना है आईसी का। सो टोटल चेंज निकालने का फॉर्मूला तो हमने कर ही लिया है, वो होता है डी यू निकालना है मुझे, तो डी यू अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे करेंगे डी एक्स, प्लस में डी यू अपॉन में डी वाई, यहाँ पे करेंगे डी वाई। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे जो मिल रही है किससे, एक्स से, वो मुझे निकालनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में। ये है मेरे पास यूटिलिटी की टर्म, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब मुझे डिफरेंशिएट करना है तो एक्स की पावर मेरे पास बेस में आ जाएगी, यहाँ पे पावर में से 1 माइनस, और y एज इट इज रहेगा क्योंकि y को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अब मुझे निकालने है एम यू वाई, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे जो y से मिल रही है, दिस वन। इसको कैसे लिखते हैं, डी यू अपॉन में डी वाई, यहाँ पे हम x को कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो x अल्फा एज इट इज रहेगा, बीटा जो है मेरे पास बेस में आ जाएगा, y बीटा माइनस 1, यानी अब बीटा में से जो पावर है बीटा में से वो -1 हो जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब इन दोनों को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डी यू यानी टोटल चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है हमारा अल्फा x, अल्फा -1 y बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स से, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी है y की, वो है x अल्फा बीटा y बीटा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई से। तो ये आ गया मेरा टोटल चेंज। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमसे सेकंड चीज क्या पूछी है कि स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ आईसी। अब आईसी का जो डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे होता है वाई, ये है एक्स गुड, ये है वाई गुड। और इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, आइसोक्वेंट कर्व की तरह, लेकिन यहाँ पे जो हमारी यूटिलिटी होती है हर पॉइंट पे वो सेम होती है, सेम यूटिलिटी, क्योंकि आईसी अलोंग आईसी यूटिलिटी हमेशा, जस्ट अ मिनट, अलोंग आईसी यूटिलिटी सेम होती है। क्यों, क्योंकि आईसी हमारा लोकस होता है सारे पॉइंट्स का, जहां पे हमें एक्स और वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी मैं यहाँ से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लूँ मुझे सेम ही यूटिलिटी मिलेगी। अब जब सेम यूटिलिटी मिल रही है तो इस पॉइंट से इधर आ जाऊं या इधर आ जाऊं, टोटल जो मेरा चेंज निकल के आएगा यूटिलिटी में वो तो 0 ही होगा। इसका मतलब अलोंग आईसी सेम यूटिलिटी, दैट मीन्स जो मेरा चेंज इन यू है वो आ जाएगा मेरा 0, यानी डी यू मेरा 0 है। तो अब इस वैल्यू में अगर मैं डी यू की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो मेरा वहां से डी वाई अपॉन में डी एक्स निकल के आ जाएगा। और मुझे डी वाई अपॉन में डी एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि जो इसका स्लोप होता है वो होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। मैंने भी बताया था वाई एक्सिस की जो टर्म है उसको एक्स एक्सिस की टर्म से डिवाइड कर दो तो वो हमारा स्लोप आ जाता है, या इसको मैं लिख सकती हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको 0 लिखूंगी तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा एक्स अल्फा -1 वाई बीटा डी एक्स प्लस में बीटा अल्फा एक्स एक्स अल्फा वाई बीटा -1 डी वाई। अब ये जो मेरे पास y वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगी तो ये मेरे पास माइनस में हो जाएगी, ये बन जाएगी बीटा x की पावर अल्फा y की पावर बीटा -1, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, और ये यहाँ पे मेरी रह जाएगी अल्फा एक्स अल्फा -1 y की पावर बीटा डी एक्स। अब डी वाई को मैं यहीं पे रहने दूंगी, डी एक्स को यहाँ पे डिवाइड में लेके आऊंगी, और जो डी वाई के साथ वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी। तो ये मेरे पास बचेगा अल्फा एक्स अल्फा -1 बीटा वाई की पावर बीटा अपॉन में यहाँ पे माइनस का साइन बीटा एक्स अल्फा वाई बीटा -1।
अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सो अभी तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो जो जो टर्म सेम है उनको, मतलब जिस जिस टर्म का बेस सेम है उनकी मैं पावर ऐड कर दूंगी, और जो डिवाइड में है उनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे अल्फा एज इट इज, एक्स की पावर है मेरे पास यहाँ पे अल्फा -1, और ये मेरे पास डिवाइड में है एक्स की पावर अल्फा, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। और वाई की पावर है बीटा, नीचे जो पावर है उन पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि उनको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा +1, और नीचे मेरे पास बचा सिर्फ बीटा। तो अब ये देखो वाई से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, माइनस अल्फा, एक्स की पावर -1 और वाई की पावर +1, और नीचे बचा बीटा। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस अल्फा, एक्स की पावर -1, वाई की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आ गया मेरे पास बीटा। तो मेरे पास डी वाई डी एक्स क्या निकल के आया है यहाँ पे, माइनस अल्फा, एक्स की पावर -1 है, तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊंगी तो एक्स की पावर 1 बन जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, तो ऊपर मेरे पास खाली y बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा वाई अपॉन बीटा एक्स। ये मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यही हो गया मेरा स्लोप ऑफ आईसी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसको कैसे यूज करते हैं, उसका यूज होता कहाँ पे है, टोटल यूटिलिटी जब हम निकालते हैं या स्लोप निकालते हैं तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और हमें जीरो कब लेना होता है। सो अब आते हैं अपने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो आपको एक चीज पता ही होगा, जो स्लोप ऑफ आईसी होता है इसको हम बोलते हैं चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, या फिर इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। लेकिन स्लोप ऑफ आईसी को हम एम आर एस भी बोलते हैं, एम आर एस एक्स वाई। इसको हम बोल सकते हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें एक्स से मिल रही है वो अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें वाई से मिल रही है वो। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमारा स्लोप होता है आई क्यू का, ये याद रखना, ये गुड्स की यूटिलिटी के लिए यूज होता है और ये इनपुट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ आई क्यू हमारा क्या होता है, चेंज सो स्लोप ऑफ आई क्यू हमारा क्या होता है, चेंज इन के अपॉन में चेंज इन एल, या हम इसको बोल सकते हैं डी के अपॉन में डी एल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आई क्यू हमारा क्या होता है, एम आर टी एस, यानी ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमआरटीएस की फुल फॉर्म क्या आती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा इनपुट है हम उसको कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की जगह, इसका मतलब कितना यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। फाइन, अब इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, मोड का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, सो हमारा ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। अब आते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है। सो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इसके लिए हम सिग्मा का साइन यूज करते हैं मोस्टली, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो या फिर बोल सकते हो आउटपुट रेशियो, सॉरी इनपुट रेशियो। ये इनपुट का ही तो रेशियो है, कैपिटल लेबर रेशियो। इसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस,
परसेंटेज चेंज इन MRTS, या इसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ IQ। ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन लेबर सॉरी इनपुट रेशियो, और ये है हमारा परसेंटेज चेंज इन स्लोप ऑफ IQ। ठीक है, सो इसको हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन K अपॉन में L, और इसको हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन MPL अपॉन में MPK। फाइन। अब जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लेते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, परसेंटेज निकालते थे। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, चेंज इन K अपॉन में L अपॉन में नॉर्मल K अपॉन में L इनटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये होगी हमारी न्यूमरेटर की टर्म। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, चेंज इन MRTS अपॉन में MRTS इनटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं चेंज, नीचे इनिशियल टर्म या ओरिजिनल टर्म इनटू में 100। अब ये 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, चेंज इन कैपिटल लेबर अपॉन में कैपिटल लेबर, और ये जो डिवाइड में टर्म है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा MRTS और नीचे आ जाएगा चेंज इन MRTS। अब ये कुछ कुछ आपको डिमांड इलास्टिसिटी की जो डिमांड और प्राइस वाली हमने फॉर्मूला यूज किया था वैसा ही लग रहा होगा, चेंज इन Q अपॉन में P इनटू में P अपॉन में चेंज इन Q, तो वो हो जाता था चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P, P इंटू Q। सो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, क्योंकि ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी हम कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह पे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अभी, और इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज की जगह मैं डिफरेंशिएशन का साइन यूज कर सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ D K अपॉन में L अपॉन में K अपॉन में L, और यहाँ पे लिख सकते हैं MRTS को क्या लिख सकती हूँ मैं, और MPL अपॉन में MPK भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, MRTS लिख लो या फिर MPL अपॉन में MPK लिख लो। और यहाँ पे चेंज इन सॉरी D का साइन यूज कर रहे हैं, तो चेंज की जगह D यूज करेंगे, MPL अपॉन MPK। इसको आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो कि D वाली टर्म्स एक साथ ले आओ और नॉर्मल वाली टर्म एक साथ ले आओ, यानी यहाँ पे लिख लो D K अपॉन में L और यहाँ पे D MRTS इंटू MRTS अपॉन में K अपॉन में L, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा जो है वो 0 आता है, इसका मतलब है कि नॉट सब्स्टिट्यूट, या नॉट इजी टू सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं है या फिर पॉसिबल ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करना। लेकिन अगर ये टर्म लार्जर आती है या फिर टेंड्स टू इन्फिनिटी आती है, जितनी ज्यादा बड़ी आती है उतना ही हमारे पास इजी होता है सब्स्टिट्यूट करना। यानी ये टर्म जितनी कम आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जितना कम आएगा, उतना मैं अपने इनपुट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस नहीं कर सकती, लेबर को कैपिटल की जगह, कैपिटल को लेबर की जगह यूज नहीं कर सकती। लेकिन जितना मेरा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आएगा, उतना मैं चेंज कर सकती हूँ अपने इनपुट्स को, यानी लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह उतना ही ज्यादा यूज कर सकती हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या चेक इन प्रोग्रेस के क्वेश्चन हैं या एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो करा दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये जो यूनिट है 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये खत्म हो जाएगी।